तो हम लोग क्या कंटिन्यू कर रहे थे, हम लोग कर रहे थे कि ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स में हम लोग क्या देखा कि ग्लाइकोसाइड बेसिकली कौन सा फॉर्म होता है ना, ग्लाइकोसाइड्स बेसिकली ईथर और एसिटल्स फॉर्म होता है, एसिटल्स। और ग्लाइकोसाइड फॉर्मिंग में रहेगा तो उसमें एनोमरिक हाइड्रोक्सिल क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। और एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर एब्सेंट रहेगा तो ना तो वो टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट को ना तो रिड्यूस कर सकेगा, या तो म्यूटा रोटेशन शो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना तो ओसाजोन फॉर्मेशन कर पाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखना है कि जहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट है, मतलब एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप वहां पे एब्सेंट रहेगा और वो ना तो किसी को रिड्यूस कर पाएगा ना तो म्यूटा रोटेशन शो कर पाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं कुछ डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड के बारे में आइडिया लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ना, यहां पे लिखो डाइसैकेराइड्स। क्या डिस्कस करेंगे यहां पे ना, डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स क्या होता है ना, डाइसैकेराइड जो होता है, डाइसैकेराइड्स जिसको हाइड्रोलाइसिस करने से दो मोनोसैकेराइड्स मिलता है, जिसको हाइड्रोलाइसिस करने से दो मोनोसैकेराइड्स मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डाइसैकेराइड्स। तो इसमें लिखो कि डाइसैकेराइड्स इज ए कार्बोहाइड्रेट, ए डाइसैकेराइड इज ए कार्बोहाइड्रेट composed of 2 units of monosaccharide, composed of 2 units of monosaccharides joined together by a glycosidic linkage, joined together by a glycosidic linkage, ठीक है ना। इसमें लिखना, ब्रैकेट के अंदर लिखना कि फ्रॉम carbon 1 of 1 unit, from carbon 1 of 1 unit to an OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप, to an OH of the other unit, to an OH of the other unit मतलब C1 के कार्बन के साथ दूसरे जो मोनोसैकेराइड है उसके OH के साथ कनेक्टेड रहेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है लिखो डाइसैकेराइड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, डाइसैकेराइड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, soluble in water, they may be reducing or non reducing, ठीक है ना। तो डाइसैकेराइड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइंस एंड soluble in water। अब डाइसैकेराइड क्या है, रिड्यूस भी कर सकता है, नॉन रिड्यूस भी हो सकता है। मतलब मतलब ये रिड्यूसिंग नेचर है, मतलब ये टॉलेंस और फेलिंग्स को रिड्यूस कर सकता है और नहीं भी कर सकता। जैसे क्या है, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है। क्या है सुक्रोज के अंदर, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, दिस इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये टॉलेंस और फीलिंग्स को रिड्यूस नहीं करता है। बट मल्टोज क्या होता है, ये भी एक डाइसैकेराइड है, बट ये क्या करता है, टॉलेंस और फीलिंग्स को रिड्यूस करता है, इसीलिए क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इसका सुक्रोज के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, सुक्रोज लिखना, सुक्रोज के बारे में। इट इज कंपोज्ड ऑफ ए अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, it is composed of a alpha D glucose unit and a beta D fructose unit, and these units are joined by alpha beta glycosidic linkage, between C1 of the glucose and C2 of the fructose। तो फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने से पहले ये क्या बोल रहा है कि ग्लूकोज का जो है, ग्लूकोज का दो फॉर्म होता है, साइक्लिक फॉर्म बताए थे, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म। तो बोल रहा है कि ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म होगा और फ्रुक्टोज का बीटा फॉर्म होगा, ये दोनों एक साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा ना, सुक्रोज। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं इसका सुक्रोज का।
तो ग्लूकोज का पहले हम लोग अल्फा फॉर्म लिखते हैं, पहले ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पे अल्फा फॉर्म लिखते हैं ग्लूकोज का, जैसे यहाँ पे क्या है C, यहाँ पे H होता है। अल्फा फॉर्म मतलब एनोमरिक कार्बन में OH किस तरफ रहेगा, नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे H, यहाँ पे CH2OH, पे HOH, यहाँ पे HOH, यहाँ पे HOH, ठीक है ना। ये अल्फा फॉर्म है, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या है ये, अल्फा डी ग्लूकोज। अच्छा, इसके साथ हम लोग करेंगे कि सुक्रोज का कर रहे हैं ना, इस ऑक्सीजन के साथ और फ्रुक्टोज का भी कनेक्टेड रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पे, फ्रुक्टोज भी कनेक्टेड रहेगा, फ्रुक्टोज का बीटा फॉर्म। और मैंने ये भी बताया था जब फ्रुक्टोज किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में रहता है वो 5 मेंबर्ड रिंग में रहता है, मतलब फ्यूरानोज फॉर्म में। और अगर सिंगल रहेगा फ्रुक्टोज तो वो 6 मेंबर्ड में रहेगा, मतलब पायरानोज फॉर्म में। ये मैंने पहले बता चुका हूं। तो यहां पे तो सुक्रोज तुम्हारा जो है फ्रुक्टोज ग्लूकोज के साथ कंबाइन करके रहेगा, इसका 5 मेंबर्ड रिंग में रहेगा, मतलब फ्यूरानोज फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। इसका जो स्ट्रक्चर है CH2OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, सॉरी बीटा फॉर्म है ना, बीटा फॉर्म तो यहाँ पे हो जाएगा CH2OH। तो ये हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर है, सुक्रोज का स्ट्रक्चर, सुक्रोज का स्ट्रक्चर, सुक्रोज का स्ट्रक्चर। अब इसका नंबरिंग करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो देखो, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज का C1 के साथ फ्रुक्टोज का C2 का जो OH है उसके साथ कंबाइन है, ठीक है ना। ये देखो सुक्रोज का ये कौन सा फॉर्म है, बीटा फॉर्म, क्योंकि OH किसके तरफ रहा था, ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अभी हम दिखाएंगे कैसे बना ये सुक्रोज। तो ये हो गया हमारा सुक्रोज का स्ट्रक्चर। अब सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है, सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहां पे क्या होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। क्या बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज बनता है। देखो कैसे बन जाएगा, बेसिकली ये बनेगा अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रुक्टोज। तो यहां पे OH, OH हो गया, यहां पे OH हो गया, CH2OH। ये हमारा क्या हो गया, अल्फा डी ग्लूको, ग्लूको ग्लूको ग्लूकोपाइरानोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोज। साथ में क्या बनेगा, फ्रुक्टोज बनेगा, फ्रुक्टोज बनेगा, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH, H, ये क्या है, बीटा डी फ्रुक्टो, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज, बीटा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोज। यहां पे एक्चुअली क्या हुआ, देखो यहां पे बेसिकली क्या हुआ, यहां पे वाटर निकल गया, ऐसे यहां से क्या हो गया, वाटर निकल गया और ये बन गया सुक्रोज, ये बन गया क्या, सुक्रोज, ठीक है ना। तो ये हो गया सुक्रोज का स्ट्रक्चर, ये हो गया। इसीलिए हाइड्रोलाइसिस करने से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। अब बात है कि जो है ये जो सुक्रोज है, अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, ये हमारा क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नेम क्या होगा, अब इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नेम क्या होगा, देखो यहां पे क्या है, ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म था, ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म था, और यहां पे क्या है, फ्रुक्टोज का बीटा फॉर्म था। तो इसीलिए इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नेम जो हो जाएगा अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है ना। तो क्यों अल्फा कॉमा बीटा, क्योंकि ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म का और फ्रुक्टोज का बीटा फॉर्म का मिलके क्या बनाया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना। इसीलिए इसका नेम क्या हो गया, अल्फा कॉमा बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है ना। अब बात है क्या, यहां पे देखो, अब हम लोग सुक्रोज में आ जाते हैं। क्या सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा?
तो अगर ये देखना चाहते हैं तो पहले हम लोग क्या देखना होगा कि सुक्रोज में एनोमरिक ओएच प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहां पे एनोमरिक ओएच प्रेजेंट है, देखो ये इसका एनोमरिक कार्बन है, तो एनोमरिक कार्बन में ओएच कहां है, तो एनोमरिक कार्बन में OH एब्सेंट है। तो एनोमरिक OH अगर एनोमरिक कार्बन में OH अगर एब्सेंट है तो ये रिड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में क्या हुआ, ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। बेसिक मीडियम में ये तो स्टेबल है, और स्टेबल है तो ये एनोमरिक OH नहीं दे पाएगा, इसीलिए ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा। इसीलिए तो सुक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। बार बार बता रहा हूं मैं, ऐसे तुमको एग्जाम में क्या करेगा, ऐसे स्ट्रक्चर दे देगा, ऐसे इस सुक्रोज जैसा कि और भी बहुत सारे डाइसैकेराइड या ट्राइसैकेराइड दे देंगे और पूछेगा क्या यह रिड्यूस कर सकता है टॉलरेंस और फीलिंग्स को। तो तुमको पहले तो एनोमरिक कार्बन देखना है, एनोमरिक कार्बन। एनोमरिक कार्बन पता है कैसे, ऑक्सीजन के साथ जो कार्बन अटैच होता है, यहां पे C1 कार्बन होता है, C1 कार्बन का एनोमरिक कार्बन बोलते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर में। तो यहां पे तुमको C1 में देखना है कि C1 में वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो रिड्यूस कर सकता है, और नहीं प्रेजेंट है एनोमरिक कार्बन में OH तो वो रिड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ये बात है। ठीक है, तो यहां पे लिखना, एक चीज लिखना कि सुक्रोज डज नॉट कंटेन हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, हेमी एसिटल स्ट्रक्चर। ब्रैकेट में लिखना एनोमेरिक OH इज एब्सेंट। ब्रैकेट में क्या लिखना कि एनोमेरिक OH, एनोमेरिक OH ग्रुप, एनोमेरिक OH ग्रुप इज एब्सेंट। यही मैं बोल रहा था कि एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट। क्या लिखना कि सुक्रोज डज नॉट कंटेन हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, ब्रैकेट में लिखना एनोमेरिक OH ग्रुप इज एब्सेंट, एंड देयरफॉर सुक्रोज डज नॉट एग्जिबिट क्या क्या नहीं शो कर पाएगा। पहला डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग solution, does not show या exhibit mutarotation, और क्या बताओ, does not form ओसाजोन। तो ये तीनों चीज ध्यान में रखना है। जिसमें एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट है वो तीनों प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। मतलब इसका एनोमरिक कार्बन फिक्स हो गया, हाइड्रोलाइज नहीं होगा। एनोमरिक कार्बन क्या हो गया, फिक्स हो गया, हाइड्रोलाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हम लोग और एक डाइसैकेराइड है, क्या है, मल्टोज। तो पहले इसको नोट डाउन करो, पॉज करके नोट डाउन कर लो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं किसमें, हम लोग मल्टोज में आते हैं। तो लिखो मल्टोज। अब क्या लिखना है, मल्टोज। ये भी एक डाइसैकेराइड है, इसमें लिखना कि इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट, it is composed of 2 alpha TWO, 2 alpha D glucose units joined by alpha glycosidic linkage between C1 of one unit and C4 of other unit, between C1 of one unit and C4 of the other unit। ये क्या बोल रहा है कि यहां पे क्या था, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज था। यहां पे बोल रहा है मल्टोज केवल ग्लूकोज से कंबाइंड है, 2 ग्लूकोज यूनिट से, और दोनों ही अल्फा फॉर्म से जुड़ा हुआ है। तो इसका हम लोग स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, देखो। तो पहले ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म ड्रॉ करते हैं। ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म ड्रॉ करेंगे तो यहां पे अल्फा फॉर्म, तो OH क्या होगा, नीचे की तरफ होगा। एनोमरिक कार्बन में OH कहां पे होगा, नीचे होगा। ठीक है ना। ये अल्फा फॉर्म है। और एक दूसरा अल्फा फॉर्म ले लेते हैं, और एक हम लोग क्या करते हैं, दूसरा और एक अल्फा फॉर्म ले लेते हैं।
ये देखो दोनों क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी हमारा क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, ये भी हमारा क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसका नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन एटम को मैंने यहां पे नंबरिंग कर दिए, यहां पे भी नंबरिंग कर दिया। अब क्या होगा, अब क्या होगा ना, यहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, यहां से क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। जैसे वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो यहां पे तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहां पे तुम्हारा, मैं ऊपर कर देता हूं, यहां पे तुम्हारा मल्टोज बन जाएगा, यहां पे तुम्हारा मल्टोज बन जाएगा, डाइसैकेराइड, ऐसे HOH, ये हमारा क्या बन गया, मल्टोज बन गया, ये हमारा क्या बन गया, मल्टोज बन गया, मल्टोज, मल्टोज बन गया, यहां से वाटर निकल गया। अब इस लिंक, इस जो ये भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, अब यहां पे क्या है, ये वाला ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। अब इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को क्या नेम बताएंगे, बताओ। तो यहां पे देखो किसके साथ कनेक्टेड हुआ है, किसके साथ कनेक्टेड हुआ है ना, C1 के साथ C4 का, C1 के साथ किसका, C4 का, तो इसीलिए इसमें क्या बोलेंगे इसको। और क्या है, एक अल्फा, अल्फा मतलब अल्फा ग्लूकोज के साथ लिंकेज, अल्फा डी ग्लूकोज है, तो ये अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्या बोलेंगे इसको, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और C1 C4 में है तो क्या बोलेंगे, अल्फा C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्या बोलेंगे इसको, अल्फा, अल्फा C1 C1 C4, C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब क्वेश्चन है, क्या मल्टोज जो है ये रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बताओ। टाइम लो, 30 सेकंड टाइम लो और बताओ, सोच के बताना कि ये जो सुक्रोज तो पहले बता दिया कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है क्योंकि एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट। बताओ इस पूरे मॉलिक्यूल में कहीं पे एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना, ये वाला जो C1 कार्बन है, तो C1 ये तो यहां पे एनोमेरिक कार्बन है और यहां पे एनोमेरिक कार्बन से ये है, भले ही यहां पे एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है बट यहां पे तो है, बट यहां पे तो है, तो ये क्या कर सकता है, पूरा मॉलिक्यूल रिड्यूस कर सकता है। इसीलिए मल्टोज क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर, मल्टोज क्या हो गया, रिड्यूसिंग शुगर। इट कैन रिड्यूस टॉलेंस और फिलिंग सॉल्यूशन, ये सब कुछ शो करेगा, टॉलेंस और फिलिंग्स को रिड्यूस भी करेगा और क्या करेगा, ओसाजोन फॉर्मेशन भी करेगा, ओसाजोन फॉर्मेशन भी करेगा, ठीक है ना, और म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा। ये क्या शो करेगा, म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा। तो ये लिख लेना मल्टोज के बारे में, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग क्यों है, क्योंकि इसमें एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल कार्बन, बार बार एक ही चीज बता रहा हूं, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी वो क्या होगा, एनोमेरिक कार्बन फिक्स नहीं है। बट एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है तो एनोमेरिक कार्बन फिक्स हो गया, वो हाइड्रोलाइज नहीं होगा बेसिक मीडियम में, इसीलिए ना तो टॉलेंस और फिलिंग्स को रिड्यूस कर पाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है लैक्टोज, और एक डाइसैकेराइड्स किया हमारा लैक्टोज। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लैक्टोज। कौन सा है, लैक्टोज। लैक्टोज भी मल्टोज की तरह है, तो यहां पे लिखना लैक्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज। तो यहां पे लिखना इट इज composed of beta D galactose, beta D galactose and alpha D glucose. It is composed of beta D galactose and alpha D glucose. तो यहां पे भी स्ट्रक्चर लिखते हैं, यहां पे भी स्ट्रक्चर लिखते हैं। सभी साइक्लिक फॉर्म में है,
ठीक है ना, बीटा डी गैलेक्टोज। तो बीटा फॉर्म जैसे ही बोला है गैलेक्टोज तो OH को पहले ऊपर कर देते हैं, OH को पहले कहां पे कर देते हैं, बीटा फॉर्म मतलब एनोमरिक कार्बन में OH कहां पे होगा, ऊपर होगा, अल्फा होगा तो नीचे होगा एनोमरिक कार्बन में, ठीक है ना। OH यहाँ पे H OH H OH CH2H, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, बीटा डी गैलेक्टोज। अब इसके बाद क्या बोला है, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो पता ही है, अल्फा फॉर्म है तो पहले OH को नीचे कर देंगे, तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या हो गया, ये अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। तो यहां पे नेमिंग करते हैं, ये अल्फा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी गैलेक्टोज, ये हमारा क्या हो गया, बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी गैलेक्टोज। ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। अब यहां से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, यहां से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, ऐसे वाटर निकल जाएगा, ठीक है ना। ऐसे वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा ना, लैक्टोज। क्या बन जाएगा, लैक्टोज बन जाएगा। लैक्टोज बन जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन OH H पे OH HOH पे HOH HCH2H। तो ये हमारा क्या हो गया, लैक्टोज बन गया। क्या बन गया, ये हमारा बन गया लैक्टोज। अब इसका नेम क्या होगा, इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का नेम क्या होगा ना। यहां पे भी नंबरिंग करके देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे भी क्या होगा, C1 C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्योंकि बीटा फॉर्म के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, बीटा C1 C4, बीटा C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब बताना है कि ये जो लैक्टोज है, क्या लैक्टोज रिड्यूसिंग है, नॉन रिड्यूसिंग है, बताओ हैं। तो यहां पे क्या होगा, देखो ना, यहां पे भी एनोमरिक कार्बन तुम्हारा क्या है, एनोमरिक कार्बन में OH ग्रुप प्रेजेंट है, एनोमरिक कार्बन फिक्स नहीं है यहां पे। तो एनोमरिक कार्बन फिक्स नहीं है, तो ये जो एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इट कैन रिड्यूस टॉलरेंस और फीलिंग्स, इसीलिए ये भी क्या है, रिड्यूसिंग सुगर है। ये भी टॉलरेंस और फीलिंग्स को रिड्यूस करेगा और क्या करेगा, ओसाजोन फॉर्मेशन करेगा और म्यूटा रोटेशन भी शो करेगा, ठीक है ना। तो मैंने जब पढ़ाया था बायोमोलिक्यूल्स पहले दिन के, रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो उसमें बोला था कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड्स है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और ऑलमोस्ट ऑल डाइसैकेराइड्स क्या है, रिड्यूसिंग। क्यों रिड्यूसिंग है, आप पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एनोमरिक कार्बन में जो OH ग्रुप है, इसके प्रेजेंस होने की वजह से, अगर एनोमरिक OH प्रेजेंस नहीं होगा तो रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो मल्टोज लैक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, बट सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। बस डाइसैकेराइड्स में इतना ही। अब क्या है, हम लोग पॉलीसैकेराइड्स में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, पॉलीसैकेराइड्स। नेक्स्ट लिखो पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स पहले ही बता चुका हूं कि जिसको हाइड्रोलाइसिस करने से बहुत मोनोसैकेराइड्स मिलता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। तो ये ठीक है ना, कि यहाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है, पॉलीसैकेराइड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है अराउंड 16,000 से
16,000 से 140 lakhs, ठीक है ना, 140 lakhs तक, ठीक है ना। इसका मॉलिक्यूलर रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है ना। एंड दे आर नेचुरल पॉलीमर्स, लिखना कि पॉलीसैकेराइड्स आर नेचुरल पॉलीमर्स, polysaccharides are natural polymers in which monosaccharide units are joined together by glycosidic linkage. Monosaccharide units are joined together by glycosidic linkage. They are colorless, tasteless, amorphous compound which are insoluble in water, alcohol or ether. On hydrolysis they yield ultimately monosaccharide molecules. बेसिकली पॉलीसैकेराइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं ना, ग्लाइकेंस, क्या बोलते हैं, ग्लाइकेंस। और हम लोग यहाँ पे जो दो पॉलीसैकेराइड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टार्च एंड सेलुलोज। क्या पढ़ेंगे, स्टार्च एंड सेलुलोज, ये दोनों पढ़ेंगे। इसका जो प्रिपरेशन नहीं है, मतलब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे बेसिकली, और क्या पढ़ेंगे, और इसका लिंक मतलब कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, रिड्यूस कर सकता है कि नहीं रिड्यूस कर सकता है टॉलेंस और फेलिंग्स को। हाँ, तो पॉलीसैकेराइड में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे स्टार्च। किसके बारे में पढ़ेंगे, स्टार्च के बारे में। तो इसमें लिखो कि इट ऑकर्स इन ग्रीन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनुलेंस के फॉर्म में रहता है। बेसिकली स्टार्च किस में रहता है ना, गेहूं वगैरह जो पोटैटोज वगैरह होता है उसमें तुम्हारा क्या रहता है, स्टार्च रहता है। किसके फॉर्म में ना, ग्रेनुलेंस के फॉर्म में। इट ऑकर्स इन ग्रीन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रेनुलेंस। कमर्शियल सोर्स ऑफ स्टार्च आर wheat, wheat, rice and potatoes. It is white amorphous substance with no taste or smell. अब जब स्टार्च को जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं ना, क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट कंबाइन होके क्या बनाता है, स्टार्च। तो लिखो हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, यहां पे लिखना हाइड्रोलाइसिस। क्या लिखना, हाइड्रोलाइसिस। क्या लिखना, इसमें लिखना कि when boiled with dilute mineral acid, it is first converted into maltose and finally into glucose. पहले ये किस में कन्वर्ट होता है, हाइड्रोलाइसिस करने में पहले ये मल्टोज में होता है, फिर क्या होता है, वो ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर स्टार्च लिखा जाए कि स्टार्च जो है C6H10O5, इसका होल N होता है, और यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग इसमें हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या होता है, मल्टोज बनाएगा, मल्टोज C12H22O11, मल्टोज। सुक्रोज का भी यही फॉर्मूला होता है, बट यहाँ पे क्या है, मल्टोज है, स्ट्रक्चर अलग है इसका, मल्टोज। फिर इसको फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अल्टीमेटली क्या देगा, ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज, डी ग्लूकोज मिलेगा। तो यह है इसका हाइड्रोलाइसिस। जब इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ग्लूकोज मिलेगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि स्टार्च सॉल्यूशन में जब आयोडीन डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लू कलर हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि स्टार्च के अंदर एक पार्ट है, वाटर सॉल्युबल पार्ट, दैट इज एमाइलोज। तो वो एमाइलोज क्या होता है, उसका कैविटी के अंदर आयोडीन आ जाता है और वहां पे क्या करता है, उसके वजह से क्या करता है ना, ब्लू कलर शो होता है, ठीक है ना। क्योंकि स्टार्च के अंदर एक पार्ट होता है वाटर सॉल्युबल पार्ट, दैट इज एमाइलोज। उसके कैविटी के अंदर आयोडीन क्या होता है, उस कैविटी के अंदर आयोडीन घुस जाते हैं
और इसके वजह से क्या होता है, कलर शो करता है। बट जैसे ही गर्म करेंगे तो वहां से आयोडीन निकल आएगा, फिर वो कलर नहीं शो करेगा। फिर उसको कूलिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, वो रीअपियर्स होंगे ब्लू कलर। तो यहां पे लिखना कि स्टार्च सॉल्यूशन गिव्स ए ब्लू कलर, स्टार्च सॉल्यूशन गिव्स ए ब्लू कलर with a drop of iodine solution, with a drop of iodine solution the blue color disappears, the blue color disappears on heating and reappears on cooling, and reappears on cooling. It is the presence of amylose in starch, it is the presence of amylose in starch that gives a blue color with iodine. तो ही जो बोल रहा था कि स्टार्च के अंदर क्या रहता है, एक एमाइलोज पार्ट रहता है जिसके अंदर तुम्हारा आयोडीन घुस जाता है। मैं दिखा रहा हूं यहां पे कि जैसे कि अगर तुम्हारा ये स्टार्च है, मान लो स्टार्च के अंदर जो एमाइलोज है उसके अंदर इस टाइप का कुछ एमाइलोज का वाटर सॉल्युबल पार्ट है। अब इसके अंदर क्या रह जाते हैं, इसके अंदर तुम्हारा क्या हो जाता है, आयोडीन ट्रैप हो जाता है। क्या हो जाता है, आयोडीन क्या हो जाता है ना, ट्रैप हो जाता है। और इस आयोडीन के बीच में क्या रहता है, यहाँ पे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस आयोडीन के बीच में क्या रहता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। और इसी के वजह से क्या होता है, ब्लू कलर शो होता है। इसी की वजह से क्या शो होता है, ब्लू कलर। जैसे ही यहाँ से आयोडीन निकल जाएगा तो ब्लू कलर शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिखो कि स्टार्च ना तो ये टॉलेंस और फीलिंग्स को रिड्यूस करेगा, ना तो म्यूटर रोटेशन शो करेगा। क्योंकि वही रीजन कि इसका जो एनोमरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एनोमरिक कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो एब्सेंट है। वो क्या है, एब्सेंट है। इसीलिए ये ना तो टॉलेंस और फीलिंग्स को रिड्यूस कर पाएगा, ना तो म्यूटर रोटेशन शो कर पाएगा। तो यहां पे लिखो स्टार्च डज नॉट रिड्यूस, स्टार्च डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस और फीलिंग सॉल्यूशन, does not reduce tolerance or failing solution, and does not exhibit mutar rotation, does not exhibit mutar rotation due to absence of anomeric hydroxyl group, due to absence of anomeric hydroxyl group। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, स्टार्च। तो अब लिखो स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, structure of starch। structure of starch, स्टार्च बेसिकली स्टार्च का दो पार्ट होता है, एक एमाइलोज और एक एमाइलोपेक्टिन। क्या होता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। बेसिकली जो 80% रहता है वो क्या रहता है, एमाइलोज, और 20% क्या रहता है, एमाइलोपेक्टिन। तो यहां पे लिखना 80% क्या रहता है ना, एमाइलोज, एमाइलोज, एंड 20% क्या रहता है, एमाइलोपेक्टिन। 20% क्या रहता है, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन। और ये क्या होता है, एमाइलोज जो है वाटर सॉल्युबल है और एमाइलोपेक्टिन वाटर सॉल्युबल नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पे इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले लिखो एमाइलोज का स्ट्रक्चर, ठीक है ना, एमाइलोज का स्ट्रक्चर, एमाइलोज। अब लिखो स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोज, एमाइलोज। लिखो इसमें कि एमाइलोज इज ए लीनियर पॉलीसैकेराइड, एमाइलोज इज ए लीनियर पॉलीसैकेराइड, एमाइलोज is a linear polysaccharide containing only D glucose unit, containing only D glucose unit. Amylose is a linear polysaccharide containing only D glucose units. They are joined by alpha glucosidic linkage between C1 of glucose unit of one glucose unit, between C1 of one glucose unit and C4 of other glucose unit। जैसे होता है कि जो एमाइलोज है उसमें क्या रहता है, उसमें ग्लूकोज रहता है। अब ग्लूकोज में एक का C1
और दूसरे ग्लूकोज यूनिट का C4 कार्बन के साथ क्या रहेगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहेगा, ठीक है ना। तो एक चेन स्ट्रक्चर बनेगा, कैसा बनेगा, एक चेन स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना, बिटवीन C1 ऑफ वन ग्लूकोज यूनिट एंड C4 ऑफ द अदर ग्लूकोज यूनिट। एंड द नंबर ऑफ डी ग्लूकोज यूनिट्स इन एमाइलोज रेंज फ्रॉम 60 to 300। कितने ग्लूकोज यूनिट रह सकता है ग्लूकोज एमाइलोज में ना, 60 to 300 ग्लूकोज यूनिट, 60 to 300 ग्लूकोज यूनिट रहता है, ग्लूकोज यूनिट्स रहता है इसमें। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, कैसे होता है यहां पे देखते हैं। तो इसका अल्फा डी ग्लूकोज हम लोग ड्रॉ करेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, क्योंकि एमाइलोज जो है इसका अल्फा फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज के साथ ये कनेक्टेड रहता है। अब देखो यहां पे क्या है, ये अल्फा फॉर्म है हमारा, ये अल्फा फॉर्म है, ये अल्फा फॉर्म है। अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या है, अल्फा फॉर्म है। तो अब यहां पे नंबरिंग करें, यहां पे नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, और एक दूसरा यूनिट लिखते हैं, दूसरा ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज यूनिट लिखते हैं। एक दूसरा क्या हुआ, दूसरा अल्फा ग्लूकोज यूनिट हो गया। अब यहां पे भी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। अब C1 C4 के साथ क्या होगा, लिंकेज रहेगा, क्या होगा ना, यहां से वाटर निकल जाएगा, यहां से वाटर निकल जाएगा, ऐसे ऐसे यहां से वाटर निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और क्या होगा, दोनों मॉलिक्यूल के बीच में क्या हो जाएगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाएगा। तो मैं यहां पे सीधा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कर देता हूं, यहां पे क्या हो गया, ऐसे ऐसे क्या हो गया, यहां पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सिमिलरली और एक ग्लूकोज यूनिट इधर रहेगा, अल्फा डी ग्लूकोज, इसके साथ यहां पे क्या रहेगा, इसके साथ यहां पे भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहेगा। फिर यहां पे भी और एक ग्लूको यूनिट आ जाएगा, अल्फा डी ग्लूकोज, ऐसे ऐसे करके, ऐसे इसके साथ भी क्या रह जाएगा, लिंकेज रह जाएगा। ऐसे चेन चलता ही जाएगा, ऐसा चेन क्या होगा, चलता जाएगा, चेन चलता जाएगा। ठीक है ना, ऐसा चेंज चलता जाएगा। तो ये हमारा क्या है, ये हो गया हमारा, इस ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को क्या नेम बताएंगे, C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ठीक है ना। ये हमारा C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो गया। ऐसे ये भी C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंक, ऐसे क्या होगा, चलता ही जाएगा, ऐसे क्या होगा, लीनियर चेन चलता रह जाएगा। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया है एमाइलोज का। नेक्स्ट जो है स्ट्रक्चर, दैट इज एमाइलोपेक्टिन। इसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर किसका है, एमाइलोपेक्टिन। अब लिखो स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन, स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन भी क्या है, एमाइलोज की तरह ही है। यहां पे जैसे एक लीनियर चेन चला गया, एमाइलोपेक्टिन में भी क्या होगा, ऐसे लीनियर चेन चला जाएगा, एक लीनियर चेन चला गया, दो लीनियर चेन चला गया, और उसके बीच में क्या होगा, क्रॉस लिंक रहेगा। दो लीनियर चेन के बीच क्या रहेगा, क्रॉस लिंक रहेगा। कहां पे ना, एक C1 के साथ और एक C6 के साथ, एक लीनियर चेन का C1 के साथ और दूसरे के साथ कहां पे, C6 के साथ, वो क्या हो जाएगा, एमाइलोपेक्टिन। तो यहां पे लिखना कि एमाइलोपेक्टिन इज ए ब्रांच्ड चेन पॉलीसैकेराइड, एमाइलोपेक्टिन is a branched chain polysaccharide and is composed of chains of 25 to 30 D glucose unit। इसमें कितने D glucose unit रहेगा ना, 25 to 30 D glucose unit, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। तो यहां पे मैं पहले एक चेन बना रहा हूं अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोज का ऐसा एक चेन बना रहा हूं, लीनियर चेन जैसे एमाइलोज में है,
ऐसे एक लीनियर चेन अल्फा डी ग्लूकोज का, ठीक है ना, ऐसा एक चेन चला जाएगा, लीनियर चेन चला गया, ठीक है, इधर भी लीनियर चेन चला गया। अब यहाँ पे मान लो कि ये जो चेन है, ये जो चेन है, या तो इसका सेकंड कर दो, इसका सेकंड वाला कर दो, इसका सेकंड वाला कर दो। यहाँ पे क्या होगा, इसका ऑक्सीजन के साथ इसके साथ क्या होगा, दूसरा लीनियर चेन का ऐसे कनेक्टेड रहेगा, ऐसे कनेक्टेड रहेगा, ऐसे कनेक्टेड रहेगा, यहां पे ऐसा लीनियर चेन जैसा चलता रहेगा, ऐसा चलता गया। अब यहां पे ऑक्सीजन जैसे मतलब होता है, तो यहां पे देखो ऐसे, यहां पे अगर नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग पहले इसको स्ट्रक्चर को एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, बाकी सब सेम ही रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, मैं इसीलिए सबका ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, बाकी यही चॉइस रहेगा। अब मैं खाली यहाँ पे क्या करूँ, नंबरिंग कर दे रहा हूँ। जैसे इसका यहाँ पे नंबरिंग क्या होगा, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या रहेगा 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2H, CH2H यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे भी क्या रहेगा, मान लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी क्या रहेगा 1 2 3 4 4 5 6 5 6 5 6। तो यहां पे देखो एक चीज, यहां पे एक ऐसा एमाइलोज का चेन चला गया, ऐसे इधर भी एक ऊपर एमाइलोज का चेन चला गया, बीच में देखो 1 और 6 के बीच में क्या है, एक क्रॉस लिंक रह गया। तो यही बात है कि एमाइलोपेक्टिन में दो तरह का लिंकेज रहता है, C1 C4 भी लिंकेज रहता है, C1 C4 का भी अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, और C1 C6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज यहां पे प्रेजेंट है। तो यहां पे दो तरह का लिंकेज प्रेजेंट है, बट एमाइलोज में के लिए एक ही तरह का लिंकेज प्रेजेंट है, C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। एमाइलोज में एक ही टाइप का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट है, और एमाइलोपेक्टिन में दो तरह का लिंकेज प्रेजेंट है, दैट इज C1 C4 एंड C1 C6। तो यहां पे लिखना C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, और ये क्या हो जाएगा C1 C6 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दो तरह का प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। दिस इज द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन। ये क्या हुआ, एमाइलोपेक्टिन का पार्शियल स्ट्रक्चर है, पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन। दिस इज द पार्शियल स्ट्रक्चर ऑफ एमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में ना, और एक पॉलीसेकेंड रहेगा सेलुलोज। किसके बारे में डिस्कस करेंगे, सेलुलोज। पहले इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, ठीक है। अब लिखो सेलुलोज, क्या लिखना है, सेलुलोज। और एक जो पॉलीसेकेराइड है सेलुलोज है, तो हेडिंग दो सेलुलोज। सेलुलोज क्या है ना, जो सेल प्लांट है, जो प्लांट के अंदर जो सेल रहता है, उस सेल का जो मेजर कंस्टिट्यूएंट है, जो सेल होता है ना, उसका जो दीवार का जो मतलब सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल जो होता है, उसका जो मेजर पार्ट होता है वो क्या होता है, सेलुलोज। तो यहां पे लिखना एक चीज कि इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नेचर, it is widely distributed in nature and is the major constituent of the cell walls of plants, cell wall of plants।
ये जो लकड़ी का जो दरवाजा वगैरह होता है वो सब क्या होता है, सेलुलोज होता है। उसमें क्या होता है, सेलुलोज। जो भी लकड़ी होता है, लकड़ी को जो विंडोज बोलो, जो ये होता है, बाकी जो दरवाजा होता है उसमें सब क्या होता है, सेलुलोज होता है। अब लिखो इसमें, इसका प्रॉपर्टीज लिखो। इट इज कलरलेस, टेस्टलेस, अमोर्फस सॉलिड। सेलुलोज जो होता है ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल। इट इज वाटर इनसॉल्युबल एंड ऑल्सो इनसॉल्युबल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वाटर में भी इनसॉल्युबल है और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी क्या है, ये इनसॉल्युबल है। बट किस में सॉल्युबल है ये थोड़ा ध्यान में रखना है, किस में सॉल्युबल है लिखना है इसमें। बट इट डिजॉल्व इन अमोनिकल, अमोनिकल क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड नहीं हाइड्रोक्साइड, अमोनिकल क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड। इस रिएजेंट का पर्टिकुलर नेम है स्क्विट्जर रिएजेंट्स, ठीक है ना, स्क्विट्जर रिएजेंट्स, SCHWITZERS, स्क्विट्जर्स रिएजेंट, ठीक है ना। इट dissolve in ammonical cupric hydroxide, it is known as Switzer reagent, and in a solution of zinc chloride in hydrochloric acid। और किसमें soluble होता है ना, जिंक क्लोराइड इन HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये soluble होता है। बाकी सब में मोस्टली क्या रहता है, इनसॉल्युबल रहता है। अब सेलुलोज क्या है, सेलुलोज भी क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, मतलब ये भी क्या है, रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं रिड्यूस कर पाएगा, क्योंकि इसमें भी एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल जो है, एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल एब्सेंट है। जैसे अमाइलोज में भी क्या है, अमाइलोज में भी एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, एब्सेंट है, तो ये भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। सिमिलरली एमाइलोपेक्टिन मैंने रब कर दिया, बट एमाइलोपेक्टिन में भी तुम लोग देखना उसके स्ट्रक्चर में कि एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, एब्सेंट है, तो वो भी रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अमाइलोज बोलो, एमाइलोपेक्टिन बोलो, सेलुलोज भी बोलो, जितने सारे पॉलीसैकेराइड्स है, दे आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसमें एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होने के वजह से ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ना तो ये म्यूटर रोटेशन शो कर पाएगा, ठीक है ना। ये तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं। तो ऐसे एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन या सेलुलोज कुछ भी ना तो टॉलेंस और फिलिंग्स को रिड्यूस कर पाएगा, ना तो ये म्यूटर रोटेशन शो कर पाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं सेलुलोज का लिखो, स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। अब क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज में भी क्या होता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहता है, देखो, इट इज मेड अप ऑफ D plus glucose unit, joined by beta glycosidic linkage, in which C1 of one molecule and C4 of other glucose unit. It is made up of D plus glucose unit joined by beta glycosidic linkage, in which C1 of one molecule and C4 of other glucose unit। अब देखो इसमें क्या है, तो इसमें बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहता है, मतलब बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, तो ये थोड़ा ध्यान में रखना है। बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, अल्फा नहीं, बीटा मतलब अगर मैं ग्लूकोज का बीटा फॉर्म का बात करूं तो बीटा फॉर्म में क्या होता है, OH ऊपर रहता है, ऐसे OH ऊपर रहता है, बाकी क्या है ऐसे यहां पे ये क्या है, इसका बीटा फॉर्म है। ये ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म है, बीटा फॉर्म है। इसके साथ क्या होगा, दूसरा यूनिट का रहेगा कनेक्शन। जैसे ये हमारा क्या हो गया C1, यहां पे क्या होगा, इसके साथ दूसरा ग्लूकोज यूनिट का कनेक्शन रहेगा। जैसे यहां पे ऑक्सीजन हो गया, अब यहां पे क्या हो जाएगा,
अब ये देखो ऐसे OH यहाँ पे H, जैसे यहाँ पे OH हो गया, ऐसे यहाँ पे भी कनेक्शन हो जाएगा दूसरे के साथ क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे OH H। अब इसका नंबरिंग देखते हैं, देखो कहाँ कहाँ पे लिंकेज है। तो इसका नंबरिंग करते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6, इसका भी 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे ये लिंकेज क्या होगा, कंटिन्यू चलता रहेगा, ये लिंकेज क्या रहेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखो C1 C4 के साथ कनेक्शन है, किसके साथ कनेक्शन है, यहाँ पे C1 के साथ C4 का कनेक्शन है, और ये कौन सा फॉर्म है, बीटा फॉर्म कनेक्शन है। तो इस लिंकेज का क्या नेम होगा बताओ ना, C1 C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब यहां पे देखो कोई एनोमरिक कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, कोई एनोमरिक कार्बन में यहां पे तुम्हारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप फ्री है, नहीं है ना, तो ये भी क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो यहां पे एक चीज लिख लेना कि इट इज, अच्छा ये तो लिख लिया, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलरेंस और फेलिंग सॉल्यूशन, ये तो लिख लिया, एंड डज नॉट एग्जिबिट, लिखना इट डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, ये म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा पॉलीसैकेराइड क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, अच्छा और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्या है ना, ग्लूकोज से फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना। हाउ कैन यू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो यहां पे भी लिखना कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये काफी। कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या, अगर हम लोग देखें ग्लूकोज में क्या है, अगर ओपन चेन का ही बात करें, यहाँ पे एल्डिहाइड है, यहाँ पे COH है, बाकी CHOH होल थ्राइस मैं नीचे कर देता हूं, यहाँ पे CH2OH। तो इसमें क्या करना है, पहले यहाँ पे क्या करना है, एक्सेस फिनाइल हाइड्रोजन देना है। एक्सेस फिनाइल हाइड्रोजन देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या होता है, यहाँ पे ओसाजोन फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ओसाजोन फॉर्मेशन। तो ओसाजोन का स्ट्रक्चर क्या है, C+N, ओसाजोन फॉर्मेशन। तो पहले क्या बनेगा, ओसाजोन बनेगा, क्या बनेगा, ओसाजोन बनेगा। इसका ग्लूकोज से लिया तो ये क्या है, डी ग्लूकोज, तो ये क्या होगा, ग्लूकोसाजोन बनेगा, ग्लूकोसाजोन बनेगा इसमें। ग्लूकोसाजोन जैसे बना, फिर इसके बाद क्या होगा, इसको हाइड्रोलाइसिस करो। क्या करो, इसको हाइड्रोलाइसिस करो। इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा ना, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पे जो C+1NH है ये क्या होगा, कार्बोनिल में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये CHO में कन्वर्ट हो गया, ये C+1 में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे CHOH होल थ्राइस, और यहाँ पे CH2OH हो गया। फिर इसके बाद इसको क्या करना है, रिड्यूस कर देना। कौन सा रिएजेंट से, जिंक एसिटिक एसिड से रिड्यूस कर देंगे तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा ना, फ्रुक्टोज। क्या बन जाएगा,
फ्रुक्टोज बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज। तो ये हो गया ग्लूकोज से हमारा क्या हो गया? फ्रुक्टोज हो गया। ग्लूकोज से क्या हो गया? फ्रुक्टोज हो गया। तो ये कन्वर्सन इंपॉर्टेंट है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कि तुमको एक अननोन कंपाउंड दिया है। इस बार ये जेईई मेंस में आए थे ये क्वेश्चन, कि तुमको मान लो कोई अननोन कंपाउंड दिया है, तुमको पता करना है कि वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, ये तुमको क्या करना है? ये तुमको पता लगाना है। तो कैसे पता लगाना है? इसके लिए हमारे पास दो टेस्ट है, मेनली एक ही टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? नाम लोगों के पास है मॉलिस टेस्ट। कौन सा टेस्ट है? मॉलिस टेस्ट है। तो पहले लिखना मॉलिस टेस्ट, यहां पे लिखना मॉलिस टेस्ट, मतलब ये कार्बोहाइड्रेट का कंफर्मेटिव टेस्ट है। कार्बोहाइड्रेट का कंफर्मेटिव टेस्ट, एक तो मॉलिस टेस्ट है और एक बर्फोर्ड टेस्ट है। बर्फोर्ड टेस्ट अलग है, पहले लिखो मॉलिस टेस्ट। मॉलिस टेस्ट, मॉलिस टेस्ट, मॉलिस टेस्ट। क्या है मॉलिस टेस्ट? बहुत ही सिंपल है। तुम्हारे टीचर मान लो तुमको एक अननोन कंपाउंड दिया, तो तुम पहले उस अननोन कंपाउंड का एक सॉल्यूशन बनाओ। किसमें सॉल्यूशन बनाओगे? ना अल्कोहल में। अल्कोहल में सॉल्यूबल करके उसमें टेस्ट ट्यूब में ले लो। मान लो इस टेस्ट ट्यूब में तुमने अननोन कंपाउंड का सॉल्यूशन बना के टेस्ट ट्यूब ले लिया। फिर क्या होता है? मॉलिस रिएजेंट होता है। मॉलिस रिएजेंट बेसिकली क्या होता है? अल्फा नेप्थॉल। कौन सा होता है? अल्फा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल का अल्कोहल सॉल्यूशन तुमने उसमें डाल दो। क्या कर दिया? डाल दिया। तो सॉल्यूशन में क्या आया? अननोन सॉल्यूशन, मतलब अननोन कंपाउंड जो तुमको तुम्हारे टीचर दिया है उसका सॉल्यूशन बनाया, टेस्ट ट्यूब में लिया, फिर मॉलिस रिएजेंट लिया। अब उसके बाद कंसेंट्रेटेड H2SO4 धीरे धीरे टेस्ट ट्यूब के साइड से डालना है। कैसे डालोगे? ऐसे टेस्ट, इसमें क्या है? सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन प्लस मॉलिस रिएजेंट है। टेस्ट ट्यूब कैसे टिल्ट करना, और इसमें क्या है? कंसेंट्रेटेड H2SO4 है। इस कंसेंट्रेटेड H2SO4 को धीरे धीरे ऐसे करके टेस्ट ट्यूब के वॉल, मतलब वॉल से क्या है? धीरे धीरे डालना है H2SO4। तो H2SO4 धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो जैसे नीचे आ जाएगा H2SO4 और ऊपर क्या चला जाएगा? मॉलिस रिएजेंट प्लस अननोन सॉल्यूशन। अगर तुम्हारा दोनों लेयर के जंक्शन में पर्पल कलर या वायलेट कलर दिखाई देता है तो दैट इज द कंफर्मेटिव टेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। वो तुम्हारा कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है। कहां पे दिखाई देगा कलर? वो ना जंक्शन में। जंक्शन में तुमको क्या दिखाई देगा? कलर दिखाई देगा। तो लिखना ये व्हाट इज मॉलिस टेस्ट, लिखना कि इट इज ए सेंसिटिव केमिकल टेस्ट, इट इज ए सेंसिटिव केमिकल टेस्ट for the presence of carbohydrate, for the presence of carbohydrate based on the dehydration, based on the dehydration of the carbohydrate, based on the dehydration of the carbohydrate by H2SO4, by H2SO4 to produce an aldehyde, to produce an aldehyde which contains with two molecules TW, two molecules of phenol, two molecules of phenol, ब्रैकेट में लिखना अल्फा नेप्थॉल, ब्रैकेट में लिखना अल्फा नेप्थॉल, और रेसोर्सिनॉल कैन बी यूज्ड, ब्रैकेट क्लोज। यूजुअली अल्फा नेप्थॉल और रेसोर्सिनॉल कैन बी यूज्ड, ब्रैकेट क्लोज, resulting in रेड और पर्पल कलर कंपाउंड, रेड और पर्पल कलर कंपाउंड। ठीक है ना? तो तुम्हारा मॉलिस रिएजेंट क्या होता है? यहां पे उसने मॉलिस रिएजेंट, व्हाट इज मॉलिस रिएजेंट? मॉलिस रिएजेंट, मॉलिस रिएजेंट क्या होता है ना? इथानोलिक सॉल्यूशन, इथानोलिक सॉल्यूशन, इथानोलिक सॉल्यूशन ऑफ अल्फा नेप्थॉल, ऑफ अल्फा नेप्थॉल, अल्फा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल क्या है? नेप्थलीन है। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर तो पता है, एरोमेटिक में पढ़े थे हम लोग। ये नेप्थलीन, इसका अल्फा पोजीशन ये होता है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है। तो दिस इज अल्फा नेप्थॉल। ये क्या है? अल्फा नेप्थॉल, अल्फा नेप्थॉल। ठीक है ना? इसी का इथेनॉलिक सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? मॉलिस रिएजेंट। अब हम लोग टेस्ट कैसे करते हैं? मान लो ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, ये हमारा टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है। अब इसमें पहले हम लोग क्या ले लेते हैं? अननोन सॉल्यूशन, अननोन कंपाउंड जैसा उसका अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना के यहाँ पे ले लेते हैं। फिर उसमें क्या दे देते हैं?
मॉलिस रिएजेंट ले लेते हैं, रिएजेंट ले लिया, फिर उसके बाद क्या डाल देते हैं H2SO4। तो हमारा नीचे क्या रहता है, नीचे हमारा क्या रहता है H2SO4, नीचे हमारा क्या रहता है H2SO4 रहता है, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये हो गया। और ऊपर क्या रहता है हमारा ना, ऊपर हमारा रहता है कार्बोहाइड्रेट प्लस मॉलिस रिएजेंट। यहाँ पे क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट प्लस मॉलिस रिएजेंट, कार्बोहाइड्रेट प्लस मॉलिस रिएजेंट। यहाँ पे ऊपर क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, रेड कलर में जो कर रहा हूँ, कार्बोहाइड्रेट प्लस मॉलिस रिएजेंट। और अगर ये कार्बोहाइड्रेट है तो यहाँ पे क्या होगा, इस जंक्शन में क्या आएगा, इस जंक्शन में तुम्हारा ब्लू कलर या वायलेट कलर आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, कंसंट्रेटेड H2SO4। यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4। और ऊपर वाले में क्या है, यहाँ पे क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट प्लस मॉलिस रिएजेंट। क्या है, मॉलिस, मॉलिस रिएजेंट। और ये हमारा क्या है, वायलेट कलर, ये हमारा क्या है, वायलेट कलर। अगर इस जंक्शन में, दोनों लेयर के जंक्शन में अगर वायलेट कलर आते हैं, वायलेट कलर, तो ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। ये मॉलिस टेस्ट से पता चलता है वो कंपाउंड क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बट इसमें रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, ये तो हम लोग बता दिया, एक्सपेरिमेंट प्रोसीड्यूर बता दिया। रिएक्शन क्या होता है, रिएक्शन बेसिकली क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहता है, उसमें से कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, उसको खींच लेता है, उसको खींच के क्या बना देता है, एक फॉरफ्यूरल डेरिवेटिव बना देता है। किस टाइप का डेरिवेटिव, फॉरफ्यूरल डेरिवेटिव। मैं बता देता हूं अभी, फॉरफ्यूरल मतलब इसको बोलते हैं, दिस कंपाउंड इज नोन एज फॉरफ्यूरल। फ्यूरान होता है, फ्यूरान, फ्यूरान पढ़े हैं, इसमें CHO लगा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, फॉरफ्यूरल, फॉरफ्यूरल, फॉरफ्यूरल। इस फॉरफ्यूरल डेरिवेटिव एक बनाता है कंसंट्रेटेड H2SO4 के रिएक्शन करके कार्बोहाइड्रेट, फिर उसके साथ क्या करता है, अल्फा नेप्थोल रिएक्शन करके क्या बनाता है ना, तुम्हारा पर्पल कलर का एक कंपाउंड बनाता है। ठीक है ना, कैसे होता है, तो यहां पे लिखना, कार्बोहाइड्रेट्स अंडरगो, कार्बोहाइड्रेट्स अंडरगो डिहाइड्रेशन, dehydration when heated with concentrated H2SO4 to form furfural derivative, to form furfural derivative, बोल के ये लिख लेना, furfural derivative। furfural derivative gets condensed with alpha naphthol, condensed with alpha naphthol to give colored compounds, to give colored compounds। देखो यहां पे रिएक्शन लिखते हैं हम, यहां पे रिएक्शन लिखते हैं, कैसे रिएक्शन होता है। तो मान लो हम लोग यहां पे कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, इसका चेयर फॉर्म बना लेते हैं, चाहे तुम अल्फा फॉर्म लो, बीटा फॉर्म लो, इसीलिए मैं इसका अबव द प्लेन बिलो द प्लेन नहीं लिख रहा हूँ, इसको प्लेन में लिख रहा हूँ। अगर ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, बीटा फॉर्म, नीचे रहेगा तो अल्फा फॉर्म। ठीक है ना, यहाँ पे भी OH वगैरह लिख देता हूँ मैं। ठीक है ना, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है ना, कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, 2 3 4, ये कार्बोहाइड्रेट हो, 6 मेंबर ले लिया। अब इसमें तुमने क्या कर दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया, कंसंट्रेटेड H2SO4। तो ये क्या होगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ से जो OH ग्रुप है वाटर मॉलिक्यूल खींच लेगा और यहाँ से बनाएगा एक फॉरफ्यूरल डेरिवेटिव। क्या बनेगा, फॉरफ्यूरल डेरिवेटिव, फॉरफ्यूरल डेरिवेटिव बनेगा। यहाँ पे अगर 6 मेंबर वाला कार्बन लिया तो तुम्हारा इस टाइप का कंपाउंड बनेगा, फॉरफ्यूरल डेरिवेटिव, फॉरफ्यूरल डेरिवेटिव। अब इसमें क्या होगा, मॉलिस रिएजेंट रिएक्शन करेगा। क्या रिएक्शन करेगा, मॉलिस रिएजेंट। कौन सा मॉलिस रिएजेंट, अल्फा नेप्थोल। यहाँ पे 2 मोल्स अल्फा नेप्थोल लगता है, ये बेसिकली एडवांस के लिए है, 2 मोल्स अल्फा नेप्थोल। बट इस बार मेंस में आए थे, ये रिएक्शन नहीं आया था, खाली कौन से किसके लिए ये दिखा जाता है, मतलब कौन सा कंपाउंड के लिए ये मॉलिस टेस्ट किया जाता है, ये बता, ये पूछा गया था। तो ये है अल्फा नेप्थोल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड,
यहां पे क्या होगा, ये अल्फा नेप्थॉल जो है इसका पैरा पोजीशन क्या होता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है, तो इस पैरा पोजीशन से क्या होगा, इस कार्बोनिल कार्बन में जाके अटैक करेगा, जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन इस पैरा पोजीशन में जाके यहां पे रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे 2 मोल्स आ जाएंगे, 2 मोल्स आ जाएंगे फॉर अल्फा नेप्थॉल, अल्फा नेप्थॉल यहाँ पे 2 मोल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसा इधर से पैरा पोजीशन में लग जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे लग गया, एक अल्फा नेप्थॉल और दूसरा अल्फा नेप्थॉल इधर से लग जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH, ये कंपाउंड बना, ठीक है ना, ये कंपाउंड बना है, कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ, 2 अल्फा मोल्स यहाँ पे अल्फा नेप्थॉल यहाँ पे क्या हो गया ना, जुड़ गया, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, एक आइसोमरेज मतलब एसिड मीडियम में यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन होगा एसिड मीडियम में, और यहाँ पे क्या बन जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह आ जाएगा। यही जो कंपाउंड है यही पर्पल कलर डाई होता है, पर्पल कलर डाई, ये होता है मोलिस टेस्ट, ये क्या होता है, मोलिस टेस्ट होता है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एडवांस के लिए है ये रिएक्शन, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 से वाटर एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है, फिर फॉस्फोरल डेरिवेटिव बनाता है, फिर 2 मोल्स यहाँ पे क्या करता है, कंडेंसेशन रिएक्शन की इसके बना जाता है, ये इस टाइप का कंपाउंड बना लेता है, फिर यहाँ से क्या होता है, ऑक्सीडेशन होके इस टाइप का कंपाउंड बनाता है। यहाँ पे यही जो कंपाउंड है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड दे देना, ये जो कंपाउंड होता है इसी की वजह से क्या होता है, ये पर्पल कलर डाई होता है। तो दिस इज द मोलिस टेस्ट। नेक्स्ट जो एक टेस्ट होता है दैट इज बर्फोइड टेस्ट, दैट इज बर्फोइड टेस्ट। तो लिखना बर्फोइड टेस्ट, नेक्स्ट लिखना बर्फोइड टेस्ट। ये क्या होता है, जैसे हम लोग लूकास टेस्ट करते हैं, क्यों करते हैं ना, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल में क्या करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। यहां पे भी ऐसे ही मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग ये बर्फोइड टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे लिखना बर्फोइड टेस्ट, बर्फोइड टेस्ट, बर्फोइड टेस्ट, बर्फोइड टेस्ट लिखना इसमें कि डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसैकेराइड्स, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स using the Burfoid test, using the Burfoid test। तो किसके डिस्टिंग्विश करने के लिए, मोनोसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग बर्फोइड टेस्ट करेंगे, ठीक है ना। मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करेंगे, बर्फोइड टेस्ट करेंगे। तो यहां पे लिखना कि इट इज बेस्ड ऑन रिडक्शन, इट इज बेस्ड ऑन रिडक्शन ऑफ कॉपर टू एसीटेट, किसके बेस में है, कॉपर टू एसीटेट, कॉपर टू एसीटेट टू Cu2O, Cu2O मतलब कॉपर 1 में, कॉपर 2 से कॉपर 1 में, कॉपर 2 से कॉपर 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे इसमें भी करते हैं हम लोग, किसमें, फेलिंग सॉल्यूशन में, फेलिंग सॉल्यूशन में भी क्या है, कॉपर 2 से कॉपर 1 में कन्वर्ट करते हैं, ये भी सिमिलर है। बट डिफरेंस क्या है, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट में क्या डिफरेंस है, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट क्या होता है, बेसिक मीडियम में, बट ये बर्फोइड टेस्ट होता है एसिडिक मीडियम में। ये भी पूछा जा सकता है कि ये भी फेलिंग्स की तरह ही है, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट की तरह ही है, बट फेलिंग्स और बेनेडिक्ट बेसिक मीडियम में किया जाता है, बट बर्फोइड टेस्ट किया जाता है एसिडिक मीडियम में। तो यहां पे लिखना कि बर्फोड रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ, बर्फोड रिएजेंट क्या होता है, बर्फोड रिएजेंट, बर्फोड रिएजेंट कंसिस्ट ऑफ 0.33 मोलार, मैं लिख देता हूं 0.33 मोलार। व्हाट इज बर्फोइड रिएजेंट, बर्फोइड रिएजेंट,
बर्फोएट रिएजेंट क्या होता है ना, 0.33 मोलर ऑफ न्यूट्रल कॉपर एसीटेट, न्यूट्रल कॉपर एसीटेट in 1% acetic acid solution, in 1% acetic acid solution, 1% acetic acid solution। ये क्या होता है, बर्फोएट रिएजेंट। अब बात है कौन सा कलर देते हैं, कौन सा कलर देते हैं ना, ब्रिक रेड कलर। जैसे ही वहां पे फेलिंग्स में भी ब्रिक रेड कलर देते थे, रेड प्रेसिपिटेट आते थे, यहां पे भी कौन सा कलर आएगा, रेड प्रेसिपिटेट आएगा। हाँ, बात है कैसे सेपरेट करेंगे। यहां पे क्या है, मोनोसैकेराइड जो है, मोनोसैकेराइड विद इन 3 मिनट्स के अंदर रिएक्शन कर जाता है, बट डाइसैकेराइड होगा वो बहुत धीरे धीरे रिएक्शन करेगा, बहुत ही धीरे धीरे, 20 मिनट 25 मिनट में रिएक्शन करेगा। बट मोनोसैकेराइड होगा वो 3 मिनट के अंदर बहुत ही जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी लिख लेना कि Burford test is used to detect the presence of monosaccharide only, detect the presence of monosaccharide only, and disaccharides ब्रैकेट में लिखना रिड्यूसिंग, ब्रैकेट में लिखना रिड्यूसिंग, मतलब जो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड होगा वही खाली टेस्ट देगा, जो नॉन रिड्यूसिंग होगा वो नहीं देगा बर्फोएट टेस्ट। जैसे कौन सा नहीं देगा, सुक्रोज नहीं देगा। जो डाइसैकेराइड रिड्यूसिंग है वही केवल बर्फोएट टेस्ट देगा। ठीक है ना, तो डाइसैकेराइड ब्रैकेट में लिखना रिड्यूसिंग, very slowly hydrolyzed and therefore Burford test is very slow, very slow। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन होता है, तो एक चीज ध्यान में रखना कि मोनोसैकेराइड 3 मिनट्स के अंदर रिएक्शन दे देता है रेड प्रेसिपिटेट, बट डाइसैकेराइड जो है रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड वो क्या है, बहुत ही स्लोली रिएक्शन करता है और 10 मिनट या 15 मिनट के बाद धीरे धीरे रेड प्रेसिपिटेट आता है। रिएक्शन क्या होता है, मोनोसैकेराइड में क्या रहता है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप रहता है CHO, और यहाँ पे क्या रहता है Cu2 प्लस रहता है, और यहाँ पे H2O, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, RCOOH हो जाता है, RCOOH प्लस यहाँ पे Cu2O, इसी का क्या आ जाता है, रेड प्रेसिपिटेट। क्या आ जाता है, रेड प्रेसिपिटेट आ जाता है प्लस 4H प्लस। तो ये हो गया हमारा बर्फोएट टेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान में रखना कि कार्बोहाइड्रेट टेस्ट के लिए कौन सा है, मॉलिस टेस्ट। कौन सा होता है, मॉलिस टेस्ट, काफी इंपॉर्टेंट है मॉलिस टेस्ट। कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा वो मॉलिस टेस्ट देगा, वायलेट कलर देगा। और बर्फोएट टेस्ट क्या है, इट इज डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन मोनोसैकेराइड एंड डाइसैकेराइड, रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड 3 मिनट के अंदर रेड प्रेसिपिटेट दे देगा और डाइसैकेराइड धीरे धीरे देगा। और फेलिंग्स के साथ इसका डिफरेंस क्या है, फेलिंग्स में भी Cu2 प्लस लिया जाता है और बर्फोएट में भी Cu2 प्लस लिया जाता है, बट वो फेलिंग्स टेस्ट होता है बेसिक मीडियम में और बर्फोएट होता है एसिडिक मीडियम में। तो यहां पे हमारा कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, एमिनो एसिड्स, बायोमोलिक्यूल्स का जो नेक्स्ट पार्ट है एमिनो एसिड्स।